जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैं यूपी जीके के 500 ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जिससे बाहर आपका एक प्रश्न नहीं आएगा। जो हमारे एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न आते हैं वो इसी के अंतर्गत आएंगे और ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सको। पूरा उत्तर प्रदेश एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। पूरा 500 वही प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे बाहर कोई ऐसा प्रश्न बना ही नहीं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता हो। क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक मैंने इसमें कवर किए हैं जहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पक्षी विहार। अब बिहारण से प्रश्न आता है, खनिज से आता है, मेले से आते हैं, झीलों से आते हैं और गीत से आते हैं, लोक नृत्य से आते हैं। ये सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं एक एक टॉपिक करके। आप देखोगे तो आपको जरूर मजा आएगा और साथ में आप ये भी बताओगे कि हाँ सर बिल्कुल इससे बाहर प्रश्न आना है ही नहीं। विश्वास मानिए, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा नहीं काट काट के भी देखिएगा। कंटेंट का तभी पता लगेगा। और ये पीडीएफ कहां से मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पर, आप सर्च करोगे, टेलीग्राम पर आप सर्च करना है, टेलीग्राम पर ये मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप सर्च करोगे GSY विष्णु सर। क्या करोगे टेलीग्राम पर? सर GSY विष्णु सर सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो वहां पर मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए भी हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आने की संभावना है। एक एक करके देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। आओ देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? जो चिन्ह मिलता है यहाँ वर्दी पर लगा होता है ना, उसमें चिन्ह क्या है? तो यहाँ बीच में देखोगे 2 मछलियां होती हैं। कौन सी 2 मछली होती हैं? तो इसका प्रतीक चिन्ह मछली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मछली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। जो वारासिंगा है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। और पक्षी कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो आपको याद रखना सारस है, याद रखना है, ठीक है। तो ये 2-3 प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको हम कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? उत्तर प्रदेश पुलिस या पूरा पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? तो इसको मैं आपको समझा देता हूं। डीजीपी, इसे महानिदेशक, इसे महानिदेशक पुलिस भी कहते हैं, पुलिस भी कहते हैं, याद रखेंगे। उससे नीचे क्या होता है? डीजीपी के नीचे, डीजीपी के नीचे होता है आईजी। क्या होता है? आईजी का पद होता है। आईजी के नीचे होता है डीआईजी। क्या होता है? डीआईजी का पद होता है। डीआईजी के नीचे होता है एसएसपी या हम एसपी भी कह सकते हैं, दोनों पद होते हैं। फिर उसके नीचे होता है डीएसपी का पद होता है और डीएसपी के नीचे होता है इंस्पेक्टर का पद और इसके नीचे होता है, सबसे नीचे होता है कांस्टेबल का पद या सिपाही का पद। ये क्रम पूछा गया है दोस्तों, आपको याद रखना है। सबसे बड़ा पद पुलिस का आपका डीजीपी का होता है और सबसे छोटा होता है कांस्टेबल या सिपाही का। आईजी, डीआईजी, एसएसपी या एसपी और या डीएसपी और जी लिखा है आपका इंस्पेक्टर, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे ऊंचा पद है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुआ था? तो आपको सही आंसर ढूंढना है इसमें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1863 ईस्वी में चुना गया था, इलाहाबाद से हुआ था। कहां से हुआ था इसकी स्थापना? इलाहाबाद से हुआ था। और याद रखेंगे 1989 ईस्वी में अगर कोई प्रश्न आया तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की सेकंड भाषा के रूप में, सेकंड भाषा के रूप में उर्दू को चुना गया, रूप में उर्दू को चुना गया। प्रश्न आएगा दूसरी भाषा उत्तर प्रदेश की क्या है? तो आपका आंसर होगा उर्दू है। कब चुना गया था? तो ये डेट आपको याद रखनी है। 1857 का सबको पता है विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। ये विद्रोह आरंभ कहां से हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट होता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, मेरठ से स्टार्ट होता है। और ये विद्रोह करता कौन था? सबसे पहले ये विद्रोह को किसने किया था? तो आपको पता है मंगल पांडे ने किया था। किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। और मंगल पांडे कहाँ के एक सिपाही थे?
ये बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट कह सकते हैं, प्रश्न आया हुआ है, रेजिमेंट से संबंधित थे और इनको फांसी भी दे दी जाती है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। इनको फांसी दे दी जाती है क्योंकि इनको पता लगा था कि जो कारतूस बनाए जा रहे हैं वो गाय और सूअर की चर्बी के हैं, इसलिए इनको फांसी दे दी गई और इन्होंने 2 अधिकारी या अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया था, इसलिए बाद में इनको फांसी दे दी गई। 1950 की अगर हम बात करें, कोई प्रश्न आता है? बिल्कुल प्रश्न आता है, याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। पूर्ण रूप से लागू हुआ था। याद रखेंगे भारतीय संविधान। ये कुछ डेट और कुछ फैक्ट हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमको याद रखने, कई बार आते हैं दोस्तों। उसके बाद पुलिस की सबसे छोटी पोस्ट कौन सी है? हमने अभी देखा था, सबसे छोटी पोस्ट है कांस्टेबल का या सिपाही का सबसे छोटा है। और सबसे तगड़ा कौन सा है? डीआईजी का है। कौन सा है? डीआईजी का है, आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? एक नारा होता है हर चीज का, जैसे पर्यावरण का एक नारा है, प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ऐसे इसका क्या नारा है? जीवन अमूल्य है। अमूल्य नहीं है भैया, हम तुम्हारे साथ हैं, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, ये कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं? टोटल पदों की संख्या देखी जाए, एक बार प्रश्न आया हुआ है पुलिस में, तो 16 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 16। कौन कौन से होते हैं ये जरूरी नहीं है, केवल डाटा आपको याद रखना है। यहाँ पर 16 पद होते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? तो याद रखेंगे, अगर कभी ये पूछा जाए उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 1526 है। अब कैसे याद रखें ये लाइफ टाइम के लिए? तो एक प्रश्न सबको पता है, भाई, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था ये दुनिया जानती है, तो इसी डेट को हुआ था 1526 को। तो 1526 से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि पुलिस स्टेशन इतना है, हाँ या ना, लगा सकते हैं। एक तो प्रश्न ये हो गया किस किस के बीच में हुआ था, तो एक प्रश्न है ये भी याद कर लेते हैं। एक बाबर था और लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी था। और इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर जीत गया था, और बाबर ने एक नए वंश की स्थापना किया या नए साम्राज्य को बसाया था। इसे मुगल साम्राज्य के नाम से हम जानते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न आया, बताओ 1540 में क्या हुआ था, तो आपको याद रखना है 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। कन्नौज का, या कहीं कहीं मिलेगा आपको विलग्राम का युद्ध हुआ था। किसका? विलग्राम का युद्ध हुआ था। और विलग्राम का युद्ध और कन्नौज का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो हुमायूं था। कौन था? बाबर का बेटा हुमायूं। और सूरवंश का शासक था जिसका नाम है शेर शाह। इसका बचपन का नाम फरीद था और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद हुमायूं यहां से भाग जाता है, सिंध चला जाता है, उसके बाद दोबारा आता है। और मैंने आपको बहुत डिटेल से मिडेवल हिस्ट्री को समाप्त किया है, वहां पर आप देख सकते हैं, बहुत शानदार तरीके की कहानी है ये। उसके बाद ये वहां से भाग जाता है 40 में। एक और कहानी बता दे, 40 में भाग जाता है और 1541 ईस्वी में शादी करता है और 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हो जाता है बीरसाल के महल अमरकोट में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इस युद्ध में शेर शाह सूरी जीत जाता है, याद रखना है। 1556 ईस्वी में क्या होता है, ये डेट आपको याद रखनी है। 1556 ईस्वी में पानीपत का सेकंड युद्ध होता है। पानीपत का सेकंड युद्ध होता है, ये डेट याद रखनी है। और किस किस के बीच में होता है? एक तरफ होता है अकबर, एक तरफ कौन होता है, तो याद रखेंगे, एक तरफ होता है अकबर और दूसरी तरफ होता है हेमू। हेमू एक हिंदू राजा हुआ करता था और हेमू एक ऐसा राजा था जो कभी भी नहीं हारा था। 22 लड़ाइयां लड़ी थी, कभी नहीं हारा था। और इसका उपाधि था विक्रमादित्य,
ये अंतिम विक्रमादित्य था हेमू, और हेमू धोखे से मारा गया था, वैसे नहीं मारा गया था। और अकबर इस समय 13-14 साल का था। बैरम खां के संरक्षण में युद्ध हुआ था और अकबर का जीत होता है और हेमू हार जाता है या मारा जाता है। एक प्रश्न ये आता है। और ये डेट में कौन सा प्रश्न आएगा? 1576 ईस्वी में आपको याद रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। कौन सा होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। और हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में होता है? तो एक तरफ है अकबर, एक तरफ अकबर और दूसरी तरफ है हमारा महाराणा प्रताप। कौन है? महाराणा प्रताप है। और इसमें अकबर की जीत हो जाती है और महाराणा प्रताप हार जाते हैं। और बाद में महाराणा प्रताप युद्ध को हमेशा जारी रखते हैं गौरल्या पद्धति से। गौरल्या पद्धति से ये युद्ध को जारी रखते हैं, याद रखेंगे। और गौरल्या पद्धति अपनाने वाले पहले व्यक्ति थे महाराजा प्रताप या महाराणा प्रताप, याद रखेंगे। ठीक है, तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने, लगभग 10 से 12 प्रश्न हमने यहाँ पर देख लिए थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई है? अगर ये प्रश्न आएगा तो आपका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950। इससे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले इसको संयुक्त प्रांत कहते थे। क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत के नाम से हम जानते थे। किस नाम से? संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। और इसके बाद हम उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को क्या नाम पड़ा? उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था। और याद रखेंगे इसी डेट को, 5 प्रश्न याद रखेंगे इसी डेट को, 4 और। इसी डेट को संविधान की अंतिम बैठक होती है। अगर आपसे कभी पूछा जाए संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आपका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? अपनाया गया तो यही डेट है। अगर आपसे ये कभी पूछा जाए राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था, तो भी ये डेट याद रखनी है। तो हमने एक डेट से 4 से 5 प्रश्न देखे थे। ये संविधान की अंतिम बैठक, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था और राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था। ये डेट एक ही है, 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो आपको याद रखना है संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। पूर्ण रूप से लागू हुआ था, आपको याद रखना है संविधान। अगर इस डेट को क्या हुआ था, अगर ये प्रश्न आया कभी कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, तो आपको याद रखना है संविधान को अपनाया गया था। इस डेट को अपनाया गया था, या हम कह सकते हैं अंगीकृत किया गया था। प्रश्न आएगा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था या संविधान को कब अपनाया गया था, तो ये डेट आपको याद रखनी है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था, आपको याद रखना है। और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो हमने देखे थे एक विकल्प से 4 से 5 प्रश्न हमने यहां भी कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी थी? इससे पहले क्या थी या उससे पहले क्या थी? आओ इस पर बात करते हैं। आओ इस पर बात करते हैं। चलिए याद रखेंगे 1858 से पहले राजधानी आगरा थी। क्या थी? आगरा थी। और 58 से बाद यानी 1921 तक, कहां तक? 1921 तक ये राजधानी इलाहाबाद रही थी। कहां रही थी? इलाहाबाद। इलाहाबाद रही थी। कब से कब तक? तो आप कहोगे 1858 से 1921 तक राजधानी इलाहाबाद थी और 1858 से पहले आगरा थी। और ये राजधानी 21 के बाद लखनऊ राजधानी बन जाती है, 21 के बाद। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, 1921 में आंशिक रूप से राजधानी को लखनऊ को बनाया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से राजधानी लखनऊ कब बनी थी? तो ये भी याद रखना 1935 ईस्वी में पूर्ण रूप से राजधानी बनी थी और आंशिक रूप से 1921 में। तो इसका ऑप्शन 1921 सही बैठ रहा है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन 1921 हो जाएगा। लखनऊ राजधानी कब बनी थी? 1921 के बाद लखनऊ ही बनी थी। उससे पहले कौन सी थी? इलाहाबाद थी। और उससे पहले आगरा थी, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का नाम अगर कभी पूछा जाए तो शारदा नहर है। कौन सा है? तो शारदा नहर है। अगर यहीं पर यह कभी पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। कौन सा होगा? इंदिरा गांधी नहर है। जो निकाली कहां से गई है अगर ये कभी पूछा जाए, ये निकाली कहां से गई है, निकाली, तो आपका आंसर होगा हरिकेन। हरिकेन या आप कह सकते हो हरिकेन बैराज या हरिके बैराज भी कह सकते हैं। हरिके बैराज से निकाली गई है। और ये हरिके बैराज कहां पर है? ये हरिके बैराज कहां पर है? तो आपको याद रखना ये पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में है। और पंजाब में याद रखेंगे सतलज और व्यास नदी का संगम है, नदी का संगम है, वहीं पर है ये हमारा हरिके या हरिके बैराज। आपको याद रखना है। तो 2-3 फैक्ट हमको यहां से याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है और सबसे कम बारिश कहां होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मथुरा में। मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। अगर यहीं पर पूछा जाएगा सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा गोरखपुर। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों, गोरखपुर हो जाएगा। अगर हम यहीं पर यह बात करें कि भारत में बता देते हैं, भारत में कम कहां होती है और भारत में ज्यादा कहां होती है। कम होती है भारत में लद्दाख में। कहां होती है? लद्दाख में होती है। और ज्यादा कहां होती है? तो ज्यादा होती है दोस्तों मासिम राम में। कहां होती है? मासिम राम। और मासिम राम कहां पड़ता है? तो आपका आंसर होगा मेघालय में पड़ता है। कहां पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। मासिम राम अगर ऑप्शन में नहीं आएगा तो चेरापूंजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चेरापूंजी ऑप्शन में आ जाएगा। आपको पता है, अगर ये तो भारत को मैंने बताया, लेकिन अगर कभी ये पूछा जाए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा मासेराम या चेरापूंजी। ये पड़ता कहां पर है? तो एक खासी पहाड़ी है मेघालय में। कौन सी पहाड़ी है? खासी पहाड़ी है मेघालय में, वहां पर पड़ता है। वैसे तो मेघालय में 3 प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां। तो खासी पहाड़ी की के पास में पड़ता है या पूर्वी ढलान पे पड़ता है मासेराम। यहाँ पर बारिश होती है, विश्व में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है, आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने। अगर ये कभी पूछा जाए, बताओ, ललितपुर से 2-3 प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो यही है कि ये तांबा के लिए जाना जाता है और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में तांबा कहां मिलता है या यूरेनियम कहां मिलता है? तो ललितपुर में मिलता है। और ललितपुर 3 तरफ से, प्रश्न कई बार आता है, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, याद रखेंगे ललितपुर। ठीक है, उसके बाद अगर झांसी की बात करेंगे तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की शादी हुई थी। बांदा की बात करेंगे तो बांदा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बांदा हीरे के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। डायमंड के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम, तो सबसे कम जनसंख्या महोबा की है। कहां की है? महोबा की है। लेकिन आपसे ये कभी पूछा जाएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद की है। सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद की है। अगर हम यहीं पर कई चीजें और देख लेते हैं, आपसे प्रश्न आएगा क्षेत्रफल के अनुसार जिले बताओ। क्या बताओ? जिले बताओ। सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपको याद रखना है लखीमपुर खीरी है, सबसे बड़ा जिला है। दूसरा सोनभद्र है। और दूसरा प्रश्न आएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या क्षेत्रफल के अनुसार छोटा जिला कौन सा है? कौन सा छोटा जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है छोटा जिला हो जाएगा हमारा हापुड़। क्या हो जाएगा? हापुड़ हो जाएगा, आपको याद रखना है।
उसके बाद अगर नेक्स्ट ये प्रश्न आया कि सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो लिंगानुपात कहाँ का है सबसे ज्यादा, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो जौनपुर का है। कहाँ का है? जौनपुर का है। और प्रश्न आएगा किसने बसाया था ये, जौनपुर को किसने बसाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था अपने भाई जौना खां की याद में, तुगलक, ठीक है, तुगलक ने बसाया था। और इसे पूर्व का सिराज के नाम से जानते हैं। पूर्व का सिराज किसे कहते हैं, तो जौनपुर को कहते हैं, आपको याद रखना है। और जौनपुर के किस नदी किनारे है, तो आपका सही आंसर होगा गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे ये प्रश्न आया, बताओ सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ की है, साक्षरता सबसे ज्यादा पढ़े लिखे किस जिले के लोग रहते हैं, तो गौतम बुद्ध नगर। कहाँ के? गौतम बुद्ध नगर के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। अगर ये पूछा जाए कम साक्षरता कहाँ की है, कम साक्षरता कहाँ की है, तो श्रावस्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा, आपको याद रखना है। इतने प्रश्न पूछे जाते हैं, एक दो और देख लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये कभी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एससी कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा एससी अनुसूचित जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, किस जिले में पाए जाते हैं, तो सीतापुर में पाए जाते हैं, सीतापुर में पाए जाते हैं। और सबसे कम अगर पूछा जाए एससी कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा बागपत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बागपत में पाए जाते हैं। अगर ये प्रश्न आया कि सबसे ज्यादा एसटी किस जिले में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा सोनभद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में पाए जाते हैं। और सबसे कम अगर पूछा जाए, सबसे अगर कम पूछा जाए तो ये भी बागपत हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो इतने सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात कितना है, 912 है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतने प्रश्न हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे है? जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे है। क्या है? सरयू नदी के किनारे है। इसको घाघरा नदी के नाम से भी हम जानते हैं, इसको हम घाघरा नदी के भी नाम से जानते हैं। अगर आपसे ये कभी पूछा जाए गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो एक तो लखनऊ, क्या है? लखनऊ हो जाएगा, सुल्तानपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुल्तानपुर हो जाएगा, आपको याद रखना है। और गाजीपुर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाजीपुर भी हो जाएगा इसी नदी के किनारे। और याद रखेंगे गोमती नदी से कई प्रश्न और पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। ये निकलती कहां से है? गोमती नदी निकलती कहां से है? तो आपका सही आंसर होगा फुलहर झील से निकलती है। कहां से निकलती है? फुलहर झील से निकलती है। और ये कहां पड़ता है? ये माधव टांडा पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बॉर्डर का है पीलीभीत, नेपाल को भी टच करता है और उत्तराखंड को भी टच करता है। फुलहर झील को हम गोमत ताल झील भी कहते हैं और यहीं से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र ऐसी नदी है जो मैदान से निकलती है, कोई पर्वत कोई पहाड़ी से नहीं निकलती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आपको याद रखना है, ठीक है। और ये गंगा में कहाँ मिल जाती है? गाजीपुर में मिल जाती है। और गंगा में कहाँ मिल जाती है? गाजीपुर में मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आपसे ये कभी पूछे कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो एक तो देश की राजधानी है दिल्ली है, आपसे पूछा जाएगा मथुरा भी है, आगरा भी इसी नदी किनारे है, और इसी नदी के किनारे इटावा भी है। क्या है? इटावा भी है। तो ये 4 बड़े जिले हैं जो आपको याद रखना है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, और 3 जिले हम कह सकते हैं। गंगा नदी किनारे तो बहुत सारे शहर पड़ते हैं, लेकिन कुछ ही हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। एक तो हमारा कन्नौज है, कन्नौज इसी नदी के किनारे है। दूसरा हमारा वाराणसी है, कौन सा? वाराणसी है। बलिया है, कौन सा? बलिया है। और गाजीपुर है,
पटना है, पटना आपका बिहार वाला बता रहा है। एकमात्र राजधानी जो गंगा नदी के किनारे है वो पटना है, और बक्सर भी बिहार में ही पड़ता है, ये भी इसी की नदी किनारे है। और आगे हम देखेंगे भी कि और कौन कौन सी नदी किनारे कौन कौन से शहर पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। तो इतने फैक्ट हमको यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकलता है? अगर भारत में बात करेंगे तो पन्ना, सतना, रीवा 3 खाने पड़ती है मध्य प्रदेश में, वहां से हीरा निकलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वांदा हीरे के लिए प्रसिद्ध है, और ललितपुर तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? वनों के लिए प्रसिद्ध है। वन सबसे ज्यादा अगर प्रश्न आएगा कहां है, तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन है। जैसे भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है, ऐसे ही सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में वन है वो सोनभद्र में, याद रखेंगे। और याद रखेंगे वलिया पूर्वी बिंदु है। क्या है? पूर्वी बिंदु है उत्तर प्रदेश का। आगे हम इसको देखेंगे कि पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, उत्तरी क्या है और दक्षिणी क्या है। ठीक है। और सोनभद्र कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ से संगमरमर भी निकाला जाता है, आपको याद रखना है। संगमरमर में कोयला, मिर्जापुर और सोनभद्र टॉप पर रहते हैं। ठीक है, तो 4 से 5 फैक्ट ये आपको याद रखने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कत्थक किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो खैर, ये प्रश्न आया हुआ है, ये कत्थक किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा खैर के वृक्ष से बनाया जाता है। तो यहां से बस एक ही फैक्ट याद रखना है। किस दशावतार मंदिर, मंदिर लिखा है, ये मंदिर होगा। मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? तो ललितपुर में। कहां पर है? ललितपुर में, याद रखेंगे। ये दशावतार मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, याद रखेंगे। अगर ये कभी पूछा जाए, पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। पहले किस नाम से जानते थे? पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। और ये उदयन थे, इन्होंने बसाया था पाटलिपुत्र को, आपको याद रखना है। और कन्नौज से हमारे एग्जाम में प्रश्न क्या आते हैं? तो याद रखना है, रामगंगा प्लस गंगा का मिलन बिंदु यहीं पर है। रामगंगा और गंगा कहां मिलती है? तो कन्नौज में मिलती है। और कन्नौज को इत्र की नगरी भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और गाजीपुर में क्या क्या है? तो गाजीपुर में गंगा प्लस गोमती का मिलन बिंदु है। कहां पर? गाजीपुर में, आपको याद रखना है। ठीक है, 2-3 फैक्ट आपको ऐसे याद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो ये सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर से। और गोरखपुर से हमारे एग्जाम में क्या प्रश्न आता है? याद रखेंगे, प्रश्न आएगा गोरखपुर किस नदी के किनारे है? तो आपका आंसर होगा राप्ती नदी के किनारे है। राप्ती नदी के किनारे स्थित है गोरखपुर, याद रखेंगे। और गोरखपुर में मैंने कहा था सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा बारिश होती है, याद रखेंगे, गोरखपुर में। ठीक है, और सबसे ज्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर फसल धान की बहुत अच्छी होती है। तो 2 प्रश्न याद रखेंगे यहां से। मथुरा किस नदी किनारे, ये मैंने आपको बता ही दिया है। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? वो भी मथुरा में है। एकमात्र उत्तर प्रदेश का तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। और एकमात्र परमाणु षड्यंत्र जो नरौरा में है, वो भी आपको याद रखना, नरौरा बुलंदशहर में पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मथुरा। ठीक है, कानपुर चमड़ा के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? चमड़ा के लिए जाना जाता है। और आगरा किसके लिए जाना जाता है? तो मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगरा को किसने बसाया था? तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने बसाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, 1504 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार से कितने जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं? ये प्रश्न हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ऐसा थोड़ी कि बिहार से कितने लगते हैं, नेपाल से कितने लगते हैं, उत्तराखंड से कितने लगते हैं, मध्य प्रदेश से कितने लगते हैं, यानी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से प्रश्न आते हैं। उस पर आओ चर्चा करते हैं बहुत शानदार तरीके से, ताकि कोई सिंगल प्रश्न हमारे एग्जाम में बाहर नहीं आए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 7। इसका सही आंसर हो जाएगा 7। अब इस मैप पे देखेंगे हम
कि किस प्रकार से मैंने जिलों को, जो बाउंड्री वाले जिले हैं, इनको मैंने लिख रखा है ताकि समझाने में मुझे आसानी हो। चलो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। ये उत्तर प्रदेश का मैप है और उत्तर प्रदेश के चारों तरफ जितने जिले हैं वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। महाराजगंज से और सोनभद्र तक यहां पड़ता है बिहार। बिहार उत्तर प्रदेश के पूरब में बिहार है, यानी हम ये कह सकते हैं ये पूरब है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, ये दक्षिण है। तो उत्तर प्रदेश के पूरब में बिहार पड़ता है। कितने जिलों से सीमा बनाता है, तो जिले काउंट कर लेते हैं। एक तो महाराजगंज है, दूसरा कुशीनगर है, तीसरा देवरिया है, चौथा बलिया है, पांचवा गाजीपुर है, छठा चंदौली है और सातवां सोनभद्र है। ये 7 जिलों से टच करता है बिहार, आपको याद रखना है। ठीक है, 7 जिलों से। उसके बाद अगर हम यहीं पर बात करें, ये पड़ता है हमारा नेपाल। यहां कौन सा पड़ता है, एकमात्र देश जो टच करता है भारत से वो है नेपाल। नेपाल भी 7 जिलों से सीमा बनाता है। कितने जिलों से सीमा बनाता है, 7। वो 7 कौन कौन से हैं, एक है पीलीभीत, खीरी लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। कौन सा, महाराजगंज। ये 7 जिलों से सीमा नेपाल भी बनाता है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला, ये है हमारा उत्तराखंड और उत्तराखंड भी 7 जिलों को टच करता है। उत्तराखंड भी कितने जिलों को टच करता है, 7। कौन कौन से हैं, आओ देखते हैं। सहारनपुर 1 है, मुजफ्फरनगर 2 है, बिजनौर 3 है, मुरादाबाद 4 है, रामपुर 5 है, बरेली 6 है और पीलीभीत 7 है। पीलीभीत का आधा हिस्सा नेपाल की तरफ है और आधा हिस्सा उत्तराखंड की तरफ है, आपको याद रखना है। तो यही 7 हैं, उत्तराखंड को टच करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है, यहां पर पड़ता है हरियाणा। क्या पड़ता है हमारा, हरियाणा। H4 हरियाणा से 6 करते हैं। हरियाणा से कितने जिले करते हैं, 6। आओ काउंट कर लेते हैं। पहला जिला, दूसरा जिला, तीसरा जिला, चौथा जिला, पांचवा जिला और छठा जिला, यानी सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़। ये 6 जिले हैं जो हरियाणा को टच करते हैं। अगर यहीं पर पड़ता है दोस्तों दिल्ली, यहां पर पड़ता है दिल्ली। दिल्ली को टच 2 ही जिले करते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से टच करते हैं। किससे टच करते हैं, दिल्ली से टच करते हैं। आपको याद रखना है 2 जिले, ये 2 यहीं पर पड़ता है, आपको याद रखेंगे। यहां से अगर इस प्रकार बाउंड्री खींचे, इस प्रकार से, यहीं पड़ता है राजस्थान। क्या पड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे, राजस्थान। क्या पड़ता है, राजस्थान। राजस्थान से कितने जिले करते हैं, तो 2 जिले। एक हमारा मथुरा, मथुरा और आगरा, ये 2 जिले राजस्थान से टच करते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद ये वाला पूरा जो क्षेत्र है आपको देख पा रहे हैं, ये वाला, ये पूरा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। क्या हमारा, मध्य प्रदेश से 11 जिले टच करते हैं। कौन कौन से, आओ ये भी देख लेते हैं। नंबर 1 आगरा, नंबर 2 इटावा, नंबर 3 जालौन, नंबर 4 झांसी, नंबर 5 ललितपुर, नंबर 6 महोबा, नंबर 7 बांदा, नंबर 8 चित्रकूट, नंबर 9 इलाहाबाद, 10 मिर्जापुर और 11वां सोनभद्र। ये 11 जिले मध्य प्रदेश से टच करते हैं। और प्रश्न यहां से 2 प्रकार से और पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा जिले से टच वाला राज्य बताओ। यानी सबसे ज्यादा जिलों से कौन सा राज्य टच करता है, तो मध्य प्रदेश। और सबसे कम अगर देखा जाए तो यहां पर सहारनपुर से एक राज्य टच करता है, HP हिमाचल प्रदेश। कौन सा, हिमाचल प्रदेश टच करता है सहारनपुर को। ये सबसे कम सीमा बनाता है और सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश बनाता है, आपको याद रखना है। और भी 2 राज्य हैं, और भी 2 राज्य सीमा बनाते हैं यहीं पर। एक राज्य ये है जिसको हम CHH लिख देते हैं, छत्तीसगढ़। और एक राज्य यहाँ पर है जिसको हम JH लिख देते हैं, झारखंड। क्या लिख देते हैं, JH, झारखंड। अब यहां से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं या कितनी प्रकार से पूछे जाते हैं, मैं उस पर बात करूंगा। ठीक है, पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो 8 राज्य सीमा बनाते हैं। देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5
नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। यही तो 8 राज्य हैं। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतरराष्ट्रीय देश, यानी 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक अंतर्देशीय देश नेपाल भी सीमा बनाता है, आपको याद रखना है। एक प्रश्न और आता है, सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को टच करता है। कितने? 4 राज्यों को टच करता है सोनभद्र। कौन कौन सा? एक तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। 4 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, याद रख लेना या लिख लेना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन 4 राज्यों से सीमा बनाता है। और सहारनपुर कितने से बनाता है? तो याद रखेंगे, सहारनपुर 3 राज्यों को सीमा बनाता है या 3 राज्यों से बॉर्डर बनाता है। कौन कौन से? इधर आपका उत्तराखंड है, ऊपर हिमाचल प्रदेश है और इस तरफ हरियाणा है, इस तरफ हरियाणा। तो हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, आपको याद रखना है। आगे हम ये देखेंगे पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी क्या है, उत्तरी क्या है, दक्षिणी क्या है। तो इतने फैक्ट दोस्तों हमको यहां से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया? तो 2 प्रकार से यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पहला, हंटर कमीशन कब आया था? तो याद रखिए 1882 ईस्वी में। किस पर जोर दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। जन्म के बाद जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जन्मजात के बाद, तो उसी पर जोर दिया था कि प्राथमिक शिक्षा कैसे होनी चाहिए, इस पर जोर दिया था हंटर कमीशन, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा विधानसभा और विधान परिषद की सीटों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में, उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये चर्चा करेंगे, कई चीजें यहां पर देख लेते हैं। हाँ, अलग अलग देख लेते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं लोकसभा। क्या लिखेंगे? लोकसभा। आप कहोगे सर बता ये रहे, ये क्यों बता रहे हो? समझाऊंगा अभी आपको, यही तो मेरा है, यही तो मेरा पावर है। विधान सभा, विधानसभा, उसके बाद नेक्स्ट, यही तो समझाने का श्रेय जाता है मेरे को, विधान परिषद। विधान परिषद कैसे प्रश्न आएंगे, कहां से आएंगे, क्या करें क्या ना करें, सब मैं बताऊंगा आपको। बाहर से कुछ नहीं करना आपको, बस ये वीडियो आप देख लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। ये वीडियो आप देख लोगे ना तो आपका काम 100% हो जाएगा दोस्तों, विश्वास मानिएगा। अब मैंने ये लिखा है दोस्तों, अब यहां से बहुत प्रश्न हल होंगे, अनंत प्रश्न करने वाले हैं और बहुत सारी चीजें भी आप पहली बार जानोगे कि यार सर ऐसे भी होता है क्या। बिल्कुल होता है, देखते हैं। देखो, लोकसभा जैसे केंद्र में काम करती है, ऐसे राज्यों में विधानसभा काम करती है। मैं फिर से बता रहा हूं, केंद्र में जैसे लोकसभा काम करती है, उसी प्रकार से राज्यों में विधानसभा काम करती है। जैसे राज्यों में विधान परिषद काम करती है, ऐसे ही केंद्र में राज्यसभा काम करती है। लेकिन विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है, आगे हम बताएंगे कितने राज्यों में, 6 राज्यों में है। और राज्यसभा एक ही है, पूरा केंद्र में होता है, और लोकसभा भी एक ही है, लेकिन विधानसभा प्रत्येक राज्य की अपनी होती है। लोकसभा और विधानसभा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, यानी जनता वोट डालती है, इसमें भी डालती है और इसमें भी डालती है, लेकिन इनमें जनता वोट नहीं डालती है, इन दोनों में जनता वोट डालती है। और इसमें सीटें ज्यादा होने के बाद प्रधानमंत्री बनता है और इसमें जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है। इसमें अगर ज्यादा सीटें जिसके पास होंगी तो प्रधानमंत्री बनेगा और इसमें ज्यादा सीटें होंगी वो मुख्यमंत्री बनता है। अगर आप कहोगे कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है, कार्यकाल, तो आपका आंसर होगा 5 वर्ष। तो ठीक इसका भी कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए आयु कितनी होनी चाहिए, आयु, तो आपका आंसर होगा 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। तो इसकी भी सेम होगी 25 वर्ष, ठीक है। अगर आपसे यहीं पर ये पूछा जाए, बताओ ये अस्थायी सदन है, स्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, तो ये भी अस्थायी सदन है, ये भी अस्थायी सदन है, आपको याद रखना अस्थायी सदन है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाए, लोकसभा भंग हो सकती है, लोकसभा भंग हो सकती है, तो याद रखेंगे ये भी भंग हो सकती है, ये भी भंग हो सकती है, याद रखेंगे, भंग हो सकती है, याद रखेंगे। लोकसभा में सीटें कितनी हैं, आपको याद रखना है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें, तो आपका आंसर होगा 80 सीटें। कितनी है, 80 सीटें। और विधानसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें, तो 403 है। कितनी है,
403 है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा का जो आर्टिकल है, लोकसभा का अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद कौन सा है तो आपको याद रखना है 81 है, 81 है अनुच्छेद। और इसका अनुच्छेद कितना है तो याद रखेंगे 171 है, आपको याद रखना है कितना है, सॉरी 170 है, 170 है विधानसभा का आर्टिकल, आपको याद रखना है। अब आप देखो सीधे सारी बातें वहीं, अगर एक चीज आप याद कर ले तो, जैसे लोकसभा में धन विधेयक और वित्त विधेयक पेश होते हैं, वित्त विधेयक पेश होते हैं ना, वित्त विधेयक, उसी प्रकार से विधानसभा में भी धन विधेयक और वित्त विधेयक पेश होते हैं। ये ना तो विधान परिषद में होते हैं ना ही राज्यसभा में होते हैं, तो इतने फैक्ट हमको यहां से याद रखने। इसमें बात करते हैं, आओ, जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है ऐसे राज्यों में विधान परिषद होती है। विधान परिषद 6 राज्यों में वर्तमान में, वो आगे हम बता देंगे, इसके बाद 6 राज्य पहले लिखाएंगे। कुछ और जानते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि कार्यकाल कितना है, कार्यकाल कितना है तो 6 वर्ष का है, कितना है 6 वर्ष का है, तो इनका भी कितना होगा 6 वर्ष का होगा। आयु कितनी होती है विधान परिषद में, आयु तो आप कहोगे 30 वर्ष होती है, 30 वर्ष के बाद आप इसमें सदस्य बन सकते हो, तो इसमें भी 30 वर्ष होगी, इसमें भी 30 वर्ष होगी। और ये स्थायी सदन है, विधान परिषद स्थायी सदन है, तो ये भी क्या है, ये भी स्थायी सदन है, ये भी क्या है स्थायी सदन है, आपको याद रखना है। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं तो आपका आंसर होगा 100 सीटें हैं। अगर राज्यसभा में बात करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो याद रखेंगे 31 सीटें हैं। कितनी सीटें, 31 सीटें हैं। जब उत्तराखंड इसके साथ में था, जब उत्तराखंड था तो 108 सीटें थी। जब उत्तराखंड अलग हुआ था, उत्तराखंड कब अलग हुआ था, 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था, और इसलिए 8 सीटें यहाँ पर घट गई, आपको याद रखना है। तो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा से इतने प्रश्न हमको याद रखने हैं, ठीक है। इसका जो अनुच्छेद है, इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 171, और इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 80, ठीक है। इसका आर्टिकल 80 है, इसका 171 आपको याद रखना है। आगे बढ़े, इतने फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है तो आपको पता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में कहता है ग्राम पंचायतों के गठन की बात महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और ये कुछ आर्टिकल और देख लेते हैं, जैसे आर्टिकल 21 क्या देता है, आर्टिकल 21 देता है प्राण एवं, क्या देता है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, दैहिक की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि जीने की स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 21। राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है तो आर्टिकल 21 देता है। ये मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ा आर्टिकल, आर्टिकल 21। इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा बारे में बताया गया है। ये हमारे जीवन के बारे में, जीने की स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार यही देता है। और यहीं पर अगर ये पूछा जाए आर्टिकल 21A तो याद रखेंगे इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगा, ये बताया गया है। तभी आपने देखोगा सरकारी स्कूल बनाए गए और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, ड्रेस वगैरह सारा कुछ सिस्टम इनको दिया जाता है। ये जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में, इसके द्वारा से ये जोड़ा गया था। और याद रखेंगे इसी दिन 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था, ये सब एक ही है। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ये सेम बातें कही गई हैं मूल कर्तव्य में, आपको याद रखना है। अगर आपसे ये कभी पूछे बताओ आर्टिकल 25 में क्या है, आर्टिकल 25 में क्या है तो याद रखेंगे किसी भी धर्म को अबाध रूप से मनाने कौमा आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, प्रचार करने की स्वतंत्रता है।
यानी कह सकते हैं किसी भी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, आप किसी भी धर्म के हो, अपना धर्म मना सकते हो। आप दीपावली आए तो दीपावली मनाओ, क्रिसमस आए तो क्रिसमस मनाओगे, ईद आएगी तो ईद मनाओगे, स्वतंत्रता है, कोई रोक टोक नहीं है। और प्रचार भी कर सकते हो अपने धर्म के प्रति, लेकिन संवैधानिक तौर से, जबरदस्ती नहीं धर्म परिवर्तन करा सकते, संवैधानिक तौर से आप प्रचार कर सकते हो। ये चीज आपको याद रखनी, 25 देता है। अगर यहीं पर आपसे पूछ ले धोखे से कि आर्टिकल 43 में क्या है, तो याद रखेंगे मजदूरों के लिए निर्वहन मजदूरी की बात की गई। जो मजदूर काम पर लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, तो उनको मजदूरी दी जाएगी न्यूनतम। चाहे ऐसा नहीं कि बेगार किया जाएगा, जबरदस्ती काम कराया जाएगा, नहीं, उनको मजदूरी के लिए दिया गया आर्टिकल 43 याद रखेंगे। तो 4 आर्टिकल मैंने यहाँ पर बता दिए बहुत शानदार तरीके से। इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6। कितनी है? 6 आंसर हो जाएगा। कौन कौन से 6 हैं, इनको मैं आपको लिखा देता हूं। जैसे नंबर 1 है अलीगढ़, अलीगढ़ विश्वविद्यालय अलीगढ़ में पड़ता है। दूसरा है झांसी, झांसी केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी में पड़ता है। तीसरा है इलाहाबाद, इलाहाबाद वाला इलाहाबाद में पड़ता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आपको याद रखना है। चौथा है बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर कहां पड़ता है? तो आपका सही आंसर होगा लखनऊ। और 5वां होगा हमारा बनारस विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, ये बनारस में होगा। और 6ठा है हमारा राजीव गांधी, कौन सा हो जाएगा? राजीव गांधी। और राजीव गांधी कहां पर है? तो रायबरेली में। तो ये 6 विश्वविद्यालय हैं, वो सरकारी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, झांसी केंद्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद बाबा साहेब लखनऊ में है, बनारस वाला बनारस में है, राजीव वाला रायबरेली में। तो ये 6 आपको याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ मिलते हैं? मैंने बताया था ललितपुर में। कहाँ मिलते हैं? ललितपुर में। तांबा के लिए भी जाना जाता है और उसके लिए भी जाना जाता है। बांदा हीरे के लिए जाना जाता है, आपको याद रखना है। हमीरपुर सेलघड़ी के लिए जाना जाता है। और याद रखेंगे मिर्जापुर चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? चूना पत्थर के लिए जाना जाता है मिर्जापुर, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? इतना होगा। ये कृत्रिम झील कौन सी है? तो याद रखेंगे गोविंद वल्लभ पंत, पहले सीएम थे गोविंद वल्लभ जी। क्या यहाँ से कई प्रश्न और आते हैं। ये प्रथम सीएम थे यूपी के, आपको याद रखना है। अगर यहाँ पूछा जाएगा सबसे ज्यादा सीएम कौन बना, यूपी में बात करेंगे दोस्तों, कौन बना, तो आपका आंसर होगा मायावती। कौन? मायावती जी 4 बार बनी थी। अगर यही पूछा जाएगा पहली महिला सीएम कौन बनी, चाहे वो देश की हुआ चाहे वो राज्य की हुई, तो याद रखेंगे सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। अगर यही पूछा जाएगा राज्य की या देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी, राज्यपाल, तो आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। क्या होगा? सरोजनी नायडू होगा, आपको याद रखना है। क्या होगा? सरोजनी नायडू होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। ये पहली राज्यपाल बनी थी, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे ये कभी पूछा जाएगा फुलहर झील से, मैंने कहा था ये पीलीभीत में पड़ती है, यहां से गोमती नदी निकलती है। कौन सी? गोमती नदी निकलती है, आपको याद रखना है। प्रश्न आएगा दरवन झील कहां पर है? तो फैजाबाद में। कहां पर है? फैजाबाद की प्रसिद्ध झील है। वखीरा झील कहाँ की है? तो आपको याद रखना है संत कबीर नगर की प्रसिद्ध झील है, आपको याद रखना है वखीरा, ठीक है। तो इतने प्रश्न हमको यहाँ से याद रखने। और इस पहली जो झील है कृत्रिम झील, ये लिख सकते हैं सोन नदी से बना रिहंद बांध के पीछे बनाया गया है, के पीछे
एक जलाशय का निर्माण किया गया है, जलाशय का निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है, जिसे गोविंद वल्लभ पंत झील के नाम से जानते हैं। तो ये सोनभद्र की बात है, ये सारी बात ये कहां पर, ये सोनभद्र में है। कहां पर है? सोनभद्र में, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आएगा प्रमुख मेले कौन कौन से, यहाँ पर मैंने सारे मेले ही लिख दिए, तो मेले से एक प्रश्न आना तय होता है। तो आओ देखते हैं यहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, सबको पता है। वटेश्वर मेला आगरा में लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। ये दोस्तों वो प्रश्न है, मेले तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और यही प्रश्न आते, इससे बाहर मेले का प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। उसका नेक्स्ट है सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। देवी पाटन का मेला गोंडा में लगता है। ध्रुपद मेला, ध्रुपद कहते हैं मेला, वृंदावन या और वाराणसी दोनों जगह लगता है। शाकांबरी मेला सहारनपुर में लगता है। माघ मेला प्रयागराज में लगता है। कालिंजर मेला बांदा में लगता है, कालिंजर का किला भी यहीं पर है, बांदा और ललितपुर के पास में। हरिदास जयंती वृंदावन में मनाई जाती है। झूला मेला वृंदावन में। ये सारे मेले हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। ये मैंने इस प्रकार से डिजाइन किया है दोस्तों कि एक ही वीडियो आप देख लेते हो यही वाला, तो आपको यूपी पढ़ने का जरूरत नहीं है, कहीं से और कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सारा कुछ इसी में समाहित हो जाएगा, ठीक है, सारा कुछ इसी में मिल जाएगा। दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला, ये सभी कारखाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। आंवला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, आंवला के लिए। और इत्र के लिए कन्नौज प्रसिद्ध है, आपको मैंने बताया था, याद रखें, आंवला, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के लोकगीत कौन कौन से? 4-5 बहुत पूछे गए, मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। कजरी कहाँ गाया जाता है? तो मिर्जापुर और वाराणसी में कजरी गाया जाता है। और आला उदल वाली कहानी बुंदेलखंड में चलती है। अब बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के जितने भी दक्षिणी जिले हैं वो सभी बुंदेलखंड के क्षेत्र में आते हैं, बुंदेलखंड में आते हैं। और महोबा मुख्य रूप से हो जाएगा, महोबा या बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में बहुत सारे जिले आते हैं, यानी जो मध्य प्रदेश में मैंने 11 बताए थे ना, उनमें से आप 3-4 हटा देना, बाकी सारे जिले किस में आते हैं? बुंदेलखंड में आते हैं। रसिया बरसाना और ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। रसिया, रसिया वो वाला नहीं है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, चाहे देवरिया हो गया, बलिया हो गया, चंदौली हो गया, गाजीपुर हो गया, इस क्षेत्र में ये गाया जाता है बिरहा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ लोक नृत्य थे, आपको याद रखने। उसके बाद ये मैंने कितना तगड़ा प्रश्न बनाया है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो आप कहोगे सर 4 होते हैं, आपने बहुत सारे लिख दिए। भाई मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन कराना, मेरा उद्देश्य है कि आपको प्रश्न फंसाना। वो कैसे फंसते हैं मैं आपको बताता हूं। ताला नगरी किसे कहते हैं? अलीगढ़। ताले कहाँ बनाए जाते हैं? अलीनगर में। खेल का सामान कहाँ मिलता है? तो मेरठ में मिलता है। सीमेंट कहाँ मिलता है? तो चुर्क में मिलता है। चुर्क, डल्ला, दादरी अभी हमने देखा था। चूड़ियां, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद बहुत प्रसिद्ध है। इत्र के लिए कन्नौज बहुत प्रसिद्ध है। चाकू और कैंची के लिए रामपुर, रामपुरिया चाकू कहते हैं, रामपुरिया चाकू है ना, रामपुर बहुत प्रसिद्ध है। एल्युमिनियम के लिए रेणुकूट, हिंडाल्को कंपनी है यहाँ पर। कौन सी कंपनी है? हिंडाल्को, हिंडाल्को कंपनी है यहाँ पर एल्युमिनियम की, याद रखेंगे, रेणुकूट में। पीतल के बर्तन या पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। चीनी के बर्तन खुर्जा में बनते हैं। और सुरमा नगरी बरेली है, मथुरा नहीं है, बरेली है। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10। और हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत पूछे गए हमारे एग्जाम में, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1903 ईस्वी में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी देवरिया में। कहाँ की गई थी? देवरिया में। और देवरिया में कहाँ की गई थी? तो आपको याद रखना प्रतापपुर है, प्रतापगढ़ अलग है, प्रतापपुर अलग है। प्रतापपुर में किया गया था, देवरिया में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। प्रतापगढ़ आंवला के लिए जाना जाता है, आपको पता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी बिंदु क्या है? अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का पूर्वी पश्चिमी बिंदु। आओ देखते हैं, पहले मैप बना लेते हैं, ठीक है, पहले मैप बना लेते हैं।
ताकि समझने में दोस्तों आसानी होगी। मैप बनाने में बहुत मजा आता है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने उत्तर प्रदेश का मैप बना दिया है। आओ देखते हैं। पूर्वी बिंदु बलिया है, बलिया ये पूर्वी बिंदु है। क्या है? ये पूर्वी बिंदु है बलिया। पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात करें, पश्चिमी बिंदु यहां पर पड़ता है, यहां पर लिख देते हैं पश्चिमी बिंदु। क्या? पश्चिमी बिंदु का नाम है शामली। क्या नाम है? शामली। प्रश्न आएगा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी बिंदु शामली। दूसरा प्रश्न आएगा, दूसरा प्रश्न क्या आएगा? उत्तर प्रदेश का उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सहारनपुर है। कौन सा है? सहारनपुर है, आपको याद रखना है। और दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणी बिंदु है सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र है, आपको याद रखना है। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई चौड़ाई पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखना 650 किलोमीटर है। कितना? 650 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो आपको याद रखना 240 किलोमीटर है। कितनी है? 240 किलोमीटर है। अगर हम बात करें कि इसके कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? कुल क्षेत्रफल का प्रश्न आया, क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है? तो आपको याद रखना 7.3% है, आपको याद रखना है। ठीक है, 7.33 है, याद रखना है। अगर यही पूछा जाएगा कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट निवास करता है उत्तर प्रदेश में, तो आपको याद रखना है 16.5%। भारत में जितनी जनसंख्या उसका इतना परसेंट कहां पर है? तो आपको याद रखना है केवल उत्तर प्रदेश में है। मैंने कहा था सोनभद्र 4 राज्यों को टच करता है और सहारनपुर 3 राज्यों को टच करता है, ये चीजें मैंने बता दी। ये ललितपुर है। ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, आपको याद रखना है। बाकी आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, पूरब से पश्चिम लंबाई, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। पिछली वीडियो में ये एक्सचेंज हो गया था, ये थोड़ी गलती हो गई थी पिछली वीडियो में, वो आप सुधार लेना। उसके बाद विख्यात भारत माता का मंदिर वाराणसी में है। कहां पर है? वाराणसी में है, आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? वृंदावन मथुरा में, बिल्कुल बात सही है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। लेकिन जेके मंदिर लखनऊ में ना होकर ये कहां पर है? वाराणसी में है। कहां पर है? वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, यानी बौद्ध से धर्म से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भाग नहीं है। क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बता देता हूं। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश कब दिया गया था? तो सारनाथ में दिया था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर में क्या मृत्यु हो गई थी? और कपिलावस्तु में इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी के कपिलावस्तु में इनका जन्म हुआ। पैरता उपदेश, मृत्यु और जन्म, किसका? गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। तो ये गौतम बुद्ध से 2-4 प्रश्न आपको यहां से याद रखने। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहां है? तो कौशाम्बी में। कई बार पूछा गया ये प्रश्न, कौशाम्बी में आपको यहां से याद रखना है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है, या जीवित शहर कौन सा है? तो याद रखेंगे वाराणसी है, जीवित नगर के नाम से इसको जानते हैं। दुनिया का पहला जीवित नगर के नाम से हम जानते हैं, जिसका नाम है वाराणसी। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहता है वे हैं। यानी कह रहा है उत्तर प्रदेश किस किस में प्रथम स्थान पर रहता है। तो आओ पहले छोटा सा एक मैप बना लेते हैं, इससे जान लेते हैं तो चीजें आसान रहेंगी हमको जानने में दोस्तों। ठीक है, छोटा सा एक मैप बनाएंगे ताकि चीजों को हम जान पाए। ठीक है, चलिए आओ देखते हैं एक एक करके। यूपी ये पड़ता है। यूपी में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे गन्ना, गेहूं, गन्ना, गेहूं, दुग्ध, आलू, इसके लिए उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है। यहीं पर आएगा वेस्ट बंगाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा चावल और जूट के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। असम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर होगा चाय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चाय के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर आएगा आंध्र प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो आपको याद रखना है हल्दी। हल्दी के लिए प्रसिद्ध है और तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। तंबाकू, तंबाकू का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में है, और राजमुंदरी कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और चावल का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कटक में है। कटक कहाँ पड़ता है? तो कटक उड़ीसा में पड़ता है। प्रश्न आएगा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है और राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो राजमुंदरी में है। यहाँ पर तमिलनाडु में, ये भी चाय के लिए प्रसिद्ध है, तमिलनाडु चाय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पड़ता है कर्नाटक कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। और नीलगिरी भी कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। क्या नीलगिरी पर्वत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। और ये केरल पड़ता है यहाँ पर, जो मसालों के लिए जाना जाता है। मसालों का बगीचा कहा जाता है इसको, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र किस किस के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे, कपास के लिए भी प्रसिद्ध है, कपास के लिए, काजू के लिए भी प्रसिद्ध है। और गुजरात भी याद रखेंगे, कपास के लिए भी प्रसिद्ध है। और बोल सकते हैं मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, मूंगफली। ये है राजस्थान। राजस्थान किस किस के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा सरसों। सरसों और मोटे अनाजों के लिए प्रसिद्ध है, मोटे अनाजों के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में केसर मिलता है। क्या मिलता है? केसर मिलता है। और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में क्या क्या मिलता है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सभी दालें, तिलहन वाली चीजें, तेल निकाला जाता है, तिलहन वाली चीजें। चना यहाँ से मिलता है, सोयाबीन यहाँ से मिलता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? मध्य प्रदेश से मिलती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे। तो इतने प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। ये पीडीएफ आपको दी जाएगी दोस्तों, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। सारा कंटेंट जो मैं यहाँ पर कराता हूँ वो पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो सर्च कर लेना, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन का सर्वाधिक प्रभाव पश्चिमी क्षेत्र पर पड़ता है, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में ही राजस्थान है, आपको याद रखना है। जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता होती है? याद रखेंगे, पोटास और चूना की प्रचुरता होती है। किसकी? पोटास और चूना। आपको पता है जलोढ़ मृदा भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ पाई जाती है। और सेकंड कौन सी पाई जाती है? तो लाल पाई जाती है। और थर्ड कौन सी पाई जाती है? थर्ड पाई जाती है काली। काली, काली को हम कई नामों से जानते हैं, रेगुर नाम से जानते हैं, रेगुर मृदा, कपासी मृदा, या लावा मृदा के नाम से हम जानते हैं। लावा मृदा या लावा मिट्टी के नाम से हम जानते हैं काली। ये दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, लाल वाली दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए, इसका निर्माण कैसे होता है? नदियों से होता है, नदियों से, जो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है इसका जलोढ़ मिट्टी का निर्माण। और ये दो प्रकार से होता है, एक कहते हैं खादर और एक होता है बांगर। ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। बांगर को हम पुरानी मिट्टी कहते हैं और खादर को हम नई मिट्टी कहते हैं, नई मिट्टी कहते हैं, ठीक है। इतना ही अभी समझे, मृदा कहते हैं या मिट्टी कहते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल से जानना है तो मध्यवर्ती मैदान मैंने बताए थे, पूरा इंडियन ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट कराया हुआ है, पूरा देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, सिंगल प्रश्न बाहर जाने का नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माता टीला परियोजना संबंधित है किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। माता टीला ही छोड़ो, दो तीन और परियोजना यहाँ पर याद रख लेते हैं। एक का नाम है माता टीला, उसका दूसरे का नाम है परीक्षा बांध, कहाँ पर है? ये भी बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध कहाँ है? तो ये भी बेतवा नदी पर है। और रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है? लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है? तो ये भी बेतवा नदी पर ही, आपको याद रखना है। महानदी पर हीराकुंड बांध है, कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जो सबसे लंबा बांध है, देश का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, या हम 26 भी लिख सकते हैं सीधे सीधे। और ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। कृष्ण नदी पर नागार्जुन बांध है, कौन सा है? नागार्जुन बांध है, याद रखेंगे। और पेरियार पर इडुक्की बांध है, कौन सा? इडुक्की बांध है, आपको याद रखना है।
तो ये ऑप्शन से भी हमको पता लग गया 4-5 प्रश्न यहाँ से कि कौन सा बांध कहाँ पर है, ये भी मैंने आपको बताया। और यही पूछा जाएगा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका आंसर होगा टिहरी बांध होगा। कौन सा होगा, टिहरी बांध होगा। टिहरी बांध कहां पर है, तो आप कहेंगे भिलंगना और भागीरथी नदी पर है। किस पर है, भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में गढ़वाल में पड़ता है। कहां पड़ता है, ये उत्तराखंड में पड़ता है, आपको याद रखना है। यही पूछा जाए सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। कौन सा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नागल है। कौन सा है, भाखड़ा नागल है। भाखड़ा नागल किस नदी पर है, तो आपका आंसर होगा सतलज नदी पर है। और इसी नदी के किनारे गोविंद सागर झील बनाई गई है। गोविंद सागर झील बनाई गई है, जो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे उनके नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया गया है। आपको पता है देश का पहला नेशनल वाटरवे कौन सा है, तो हल्दिया से इलाहाबाद के बीच में गंगा नदी पर बनाया गया था। ये सबसे पुराना है। प्रश्न आएगा सबसे पुराना जलमार्ग कौन सा है, तो यही है। और सबसे लंबा भी यही है, सबसे लंबा भी यही है, आपको याद रखना है। पुराना, पहला, लंबा किस नदी पर है, कहां से कहां तक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में पड़ता है। यानी प्रयागराज से हल्दिया के बीच में बनाया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है यमुना एक्सप्रेस वे किसके बीच में है, तो ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच में है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। गोरखपुर के समीप स्थित चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और इसके कारण से जब ये हुआ था, तो गांधी जी के द्वारा असहयोग जो आंदोलन चलाया गया था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, क्योंकि इसमें चौकी में आग लगा दी थी, थाने में। और ये कब हुआ था, ये अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1 अगस्त 1920 में हुआ था स्टार्ट। और इसी डेट में एक कांड और हो गया था सर, इसी डेट में एक कांड और हो गया था। बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। तिलक जी की मृत्यु हो गई थी, यही डेट को आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन जिस दिन स्टार्ट हुआ था उस दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था, और इसके बाद कौन सा आंदोलन को वापस ले लिया गया, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, हमको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर है, तो उन्नाव में है। कहां पर है, उन्नाव में। ये भारत का सबसे पुराना है, उन्नाव में है। और ये सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना बताओ पक्षी विहार कौन सा है, तो आपका आंसर होगा नवाबगंज है। कौन सा है, नवाबगंज है। और देख लेते हैं जितने भी पक्षी विहार हैं सारे इस प्रकार से डिजाइन किया दोस्तों, सिंगल प्रश्न बाहर आने का नहीं है। चलिए, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में पड़ता है। कहां पड़ता है, उन्नाव में, सबसे पुराना है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में पड़ता है। कहां पड़ता है, रायबरेली में। लाख बहोसी कन्नौज में पड़ता है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। और ये पुराना है। और सबसे छोटा है हमारा ये वाला, सबसे छोटा ये वाला है। ठीक है, तो छोटा, बड़ा, पुराना याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में पड़ता है, इसे इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। सांडी पक्षी विहार हरदोई में पड़ता है। वखीरा पक्षी विहार, वखीरा झील भी है। और पक्षी विहार कहां पर पड़ता है, तो संत कबीर नगर में पड़ता है। ओखला गौतम बुद्ध नगर भी कर सकते हैं, और यहाँ पर गाजियाबाद भी लिख सकते हैं। क्या, गाजियाबाद भी लिख सकते हैं, आपको याद रखना है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में याद रखेंगे। और समान पक्षी विहार मैनपुरी में याद रखेंगे। विजय सागर कहां पर है, तो महोबा हमीरपुर में है। पटना वाला, पटना वो वाला नहीं है, बिहार का राजधानी जो सोन और गंगा नदी के मिलन बिंदु पर है, ये पटना एटा में पड़ता है। सुरहाताल पक्षी विहार कहां पर है, तो आपका आंसर होगा बलिया में, जिसे पूर्वी बिंदु के नाम से जानते हैं। सूर सरोवर आगरा में है।
और भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में है, जिसे आंवला की फैक्ट्री, ये आंवला सबसे ज्यादा यहीं पर मिलता है, प्रतापगढ़, आपको याद रखना है। तो ये सारे थे हमारे पश्चिम बिहार, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार कौन कौन से, आओ उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में है। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में है। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में है। रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा में है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार आगरा और इटावा में है। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों में पड़ता है, सबसे ज्यादा भाग इसका सोनभद्र में है। हसनापुर वन्य जीव विहार ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और मुरादाबाद में है। वैसे सबसे ज्यादा इसका भाग मेरठ में पड़ता है, आपको याद रखना है। सुरागी वरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में पड़ता है, और महाराजगंज जो जिला है वो दो राज्यों को टच करता है, सॉरी एक राज्य और एक देश है, नेपाल से भी टच करता है और बिहार से भी टच करता है। सुहेलवा वन्य जीव विहार गोंडा बहराइच में है, आपको याद रखना है। तो इतने ज्यादा जो वन्य जीव विहार है वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से, आओ देख लेते हैं। राज्य का विभाजन हुआ था, ये मैंने आपको बताया भी था कि उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य बना था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, उत्तराखंड 13 जिलों को काटकर बनाया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, आपको पता है फजल अली आयोग के आधार पर यह अधिनियम बना था। फजल अली आयोग में 3 लोग थे, के.एम. पलिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये थे, और एक फजल अली थे, उनके आधार पर भी ये सब हुआ था। और सबसे पहला अगर राज्य की बात करें भाषा के आधार पर, वो आंध्र प्रदेश को बनाया गया था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को, याद रखेंगे। राजकीय भाषा पहली हिंदी थी 1947 में, और दूसरी उर्दू को बनाया गया था, ये भी मैंने पीछे बताया था 1989 ईस्वी में। पशु वारासिंगा, पक्षी सारस या क्रोच, वृक्ष अशोक का है, बरगद नहीं है। पुष्प है हमारा पलाश या टेसू, 2011 ईस्वी में स्वीकृति मिली थी। और राष्ट्रीय और राजकीय दोनों खेल है हॉकी, और राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। 1938 ईस्वी में इसको स्वीकृति मिली थी, 1938 ईस्वी में इसको स्वीकृति मिली थी। ये था पूरा उत्तर प्रदेश का निचोड़। अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम अगर देते हो आप, तो एक प्रश्न बाहर नहीं आएगा दोस्तों, विश्वास मानिएगा। बहुत शानदार तरीके से मैंने इसको बताया है, और ये वीडियो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है ये वाला GSY विष्णु सर, तो यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट मैंने डाल रखा है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाना है, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना है कि और किस पर वीडियो या और किस पर मैराथन लेके आया जाए, बहुत शानदार तरीके से। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत धुआंधार चलेगी, और याद रखेंगे इसके बाद यूपी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। उत्तर प्रदेश में जितने प्रश्न आएंगे उनमें सिर्फ एक की गारंटी नहीं लेता हूं, एक प्रश्न नहीं आएगा, बाकी सारे प्रश्न यहीं से आने तय हैं, सब देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।